वेलकम टू सीजी शिक्षा मैं डी निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का हम लोग 14 चैप्टर देख रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन को देख चुके थे। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण से। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं आगे के कंडक्टर के बेस पे। क्लियर? तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कंडक्टर, चालक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो देखिए चालक की दृष्टि से किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। देखिए तो पहला क्या है, धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण। अर्धचालकों का क्या है, वर्गीकरण। तो धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण। तो चालक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, कंडक्टर के बेस पे। कंडक्टर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। धात्विक चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। क्लियर? तो उसी चीज को बोला जा रहा है, किसके बेस पे बोला जा रहा है, चालक के बेस पे जो बोला जा रहा है। किसके बेस पे बोला जा रहा है, तो इसको चालक के बेस पे बोला जा रहा है। किसके बेस पे बोला जा रहा है, तो चालक के बेस पे बोला जा रहा है। तो चालक के बेस पे इसको किस तरीके से बोला जा रहा है, इसका एनालिसिस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है? तो इसके अंतराल में क्या होता है भाई, देखिए कि धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहला क्या होता है, देखिए यहाँ पर धात्विक चालकों में, यहाँ पर इस पॉइंट का नोट कीजिए कि चालक के बेस पे जब हम इस चीज को देखते हैं तो चालक के बेस पे आप लोगों को धात्विक चालक पहला आता है आप लोगों का। देखिए चालक के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, हम लोग इसको चालक के बेस में देखते हैं भाई। इसके बेस में देखते हैं, इसको हम लोग चालक के बेस पे देखते हैं। तो चालक के बेस में जब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। मतलब धात्विक चालकों में, किसमें, धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। धात्विक चालकों में, किसमें, धात्विक। ठीक है? तो धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यह अधिक होती है, लिख सकते हो, सर्वाधिक होती है। तो चालक के बेस पे जब हम इस चीज को देखते हैं तो चालक जो धारा को अपने में प्रवाह होने देते हैं वो चालक कहलाते हैं या सुचालक कहलाते हैं। इसको आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5-6 के बेस पे। और जो अपने में से धारा को प्रवाहित होने नहीं देते हैं वो विद्युत रोधी कहलाते हैं, विद्युत के क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। क्लियर? तो चालक के बेस पे हम लोग सर्वप्रथम पहला देखते हैं। तो यहाँ पर धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर इस चीज को दिया गया, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किससे कहते हैं, नाभिक से जो दूर स्थित कक्षा में घूम करके वह पृष्ठ पर गति करने लगता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्योंकि जो नाभिक के पास की स्थित जो कक्षा होती है उसमें जो बंधे होते हैं उसको हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन नाभिक से दूर स्थित कक्षा में वह नाभिक की जो प्रबल शक्ति होती है उससे दूर होकर के वह कक्षा में ना रह करके उसके पृष्ठ पर गति करने लगती है, जो कि नाभिक से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मुक्त होती है। इस कारण से उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर? तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो चालक के बेस से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इनकी चालकता बहुत ही अधिक होती है। देखिए इनकी जो चालकता होती है, बहुत, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तो इनकी चालकता भी क्या होगी, बहुत अधिक होगी। मतलब ये बहुत अधिक 102 से 108 साइमन मीटर के बीच होती है। क्लियर? यहाँ पर देखिए 102 से 108 के बीच होती है, ये साइमन मीटर के बेस पे होती है। जिसकी प्रतिरोधकता भी बहुत कम होती है, जिसकी प्रतिरोधकता भी बहुत कम होती है। 10⁻2 से 10⁻8 के बेस पे आप लोगों के यहाँ पर है, और जिसके अंतर्गत 10⁻2 के बेस पे आप लोगों के बीच में जो था उसकी प्रतिरोधकता भी बहुत ही कम ही होती है। इसकी प्रतिरोधकता के बेस पे भी हम इस चीज को देखते हैं। तो क्लियर? इसके अंतर्गत आप लोगों का जो आप लोगों सिल्वर के बेस पे आता है, कॉपर के बेस पे आता है, जो एल्युमिनियम के बेस पे आता है, यहाँ पर आर्सेनिक के बेस पे जो आता है, आप लोगों के ये धात्विक चालक के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। AgCu Al एल्युमिनियम, ये आप लोगों को क्या है, धात्विक चालक के उदाहरण है भाई। ठीक है? अब यहाँ पर जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पर ये 10⁻⁻11 के बेस पे होता है, ये 10⁻19 के बेस होता है, ये भी 10⁻⁻19 के बेस पे ये होता है। ये आप लोगों का पावर है, ये 10⁻8 है, ये 10⁻पावर है, ये 102 108 के बेस पे नहीं है। क्लियर? अब आगे इसका देखते हैं। तो सेकेंड जो चीज होती है वह विद्युत रोधी या कुचालक होती है। जो सेकेंड चीज होती है वह विद्युत रोधी या क्या होती है, कुचालक होती है। अब इस चीज को देखते हैं। तो विद्युत रोधी या कुचालक के बेस पे जब हम इस चीज को देखते हैं तो इसके अंतराल में क्या आता है, इस चीज को देखते हैं। विद्युत रोधी या कुचालक के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं। विद्युत रोधियों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का
अभाव होता है। विद्युत रोधियों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, अभाव होता है भाई। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, अभाव होता है, बहुत ही कमी होता है। इस कारण से इसमें जो धारा का जो प्रभाव होता है वह इसको अपने आप में बहने नहीं देते हैं भाई, ठीक है। तो ये इसमें विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। मतलब इसको हम लोग कुचालक भी बोल सकते हैं या विद्युत रोधी भी बोल सकते हैं। क्लियर। इसमें जो आप लोगों की मुक्त इलेक्ट्रॉन होती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है, इसकी कमी होती है भाई। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। क्लियर। तो विद्युत रोधियों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का भाव होता है। इनकी चालकता बहुत कम 10 के 10⁻⁻1 के बाद इसमें 10⁻⁻19 साइमन मीटर के बीच होता है, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ही अधिक होती है। ये 10⁻⁻19 ओम मीटर होती है, जिसके अंतर्गत लकड़ी आता है, आपका कांच आता है, एबोनाइट आता है, हीरा आता है, क्वार्टज आता है। ये विद्युत रोधी आदि के क्या है, उदाहरण है। इसमें विद्युत के कुचालक मतलब ये विद्युत को अपने में से प्रवाह होने नहीं देते हैं। तो चालक और कुचालक के बेस आप लोगों ने ये दोनों चीज़ों को देख लिया, जो कि चालक और कुचालक की दृष्टि से है। चलिए इसका आगे के कंटेंट को हम लोग देखते हैं। इसका आगे कंटेंट अर्धचालक के बेस पे है। अर्धचालक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इनकी चालकता चालकों और विद्युत रोधी के मध्य होती है, और ये 0 केल्विन ताप पर इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, किंतु कमरे के ताप पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पादन। इनकी चालकता 10⁵ से 10⁶ साइमन मीटर के बीच तथा प्रतिरोधकता 10⁵ से 10⁹ के बीच ओम मीटर के बीच क्या होती है। तो अर्धचालक के बेस पे जब अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो अर्धचालक के बेस पे क्या होती है कि इनकी चालकता देखिए, इनकी चालकता चालकों और विद्युत रोधियों के मध्य होती है तथा 0 केल्विन ताप पर यहाँ पर देखिए 0 केल्विन ताप पर इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस पर कोई विचरण भी नहीं कर पाते। अब जाहिर सी बात है कि 0 केल्विन ताप पर आपका नहीं है तो बाकी टाइम में तो रहेंगे ही नहीं, किंतु कमरे के ताप पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध रहते हैं। इनकी चालकता 10⁵ से 10⁶ साइमन मीटर के बीच होती है, जिसकी प्रतिरोधकता 10⁵ से 10⁹ की ओम मीटर के बीच में होती है। तो ये आप लोगों के अर्धचालक के अंतर्गत आता है। क्लियर। तो चलिए इसके आगे के कंटेंट को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखते हैं इसके आगे कंटेंट। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं भाई। यहाँ पर जो अर्धचालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग अर्धचालक को 2 प्रकार से पढ़ते हैं। अर्धचालक को कितने प्रकार से पढ़ते हैं, हम लोग 2 प्रकार से पढ़ते हैं। उसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किस तरीके से होता है, इसको 1 बाय 1 करके इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते जाते हैं। ठीक है। तो अर्धचालक के बेस पे देखते हैं। चलिए पहला तात्विक अर्धचालक होता है। इसमें पहला क्या होता है, ए नंबर पे है तात्विक अर्धचालक। पहला क्या होता है आप लोगों का, तात्विक अर्धचालक। ये आप लोगों का तात्विक अर्धचालक। ठीक है। तो इस चीज़ में हम लोग देखते हैं, तात्विक अर्धचालक में देखते हैं हम लोग एलिमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बेस पे हम लोग देखते हैं तात्विक अर्धचालक के बेस में किस तरीके से होती है। क्लियर। तो नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स है आप लोगों का लास्ट स्थिति में आ गया, लास्ट स्टेज में आ गया, 1-2 चैप्टर बचा बस, इसके बाद कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। फिर रिविजन बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, इसलिए अच्छे से देखते रहिए। जब समझ नहीं आए तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। क्लियर। तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला तात्विक अर्धचालक है, जिसके अंतर्गत सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है। तात्विक अर्धचालक के अंतर्गत आप लोगों का क्या आता है, पहला सिलिकॉन, पहला आपका क्या आता है, सिलिकॉन आता है। दूसरा क्या आता है, जर्मेनियम आता है। पहला सिलिकॉन है आप लोगों का, पहला सिलिकॉन है, और दूसरा क्या है आप लोगों का जर्मेनियम है, SI और GE। ये आप लोगों का एग्जाम्पल के बेस पे है। क्लियर। तो पहला हम लोग किसके बारे में देखें, तात्विक अर्धचालक के बारे में, जो कि तत्वों के समान स्थित होते हैं। ठीक है। उसके बाद तत्व के समान है तो तत्वों के माध्यम से हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम के बेस पे देखेंगे। उसके बाद यौगिक के बेस पे देखेंगे। दूसरा आपका जो अर्धचालक होता है वह यौगिक के बेस पे होता है। पहला जो अर्धचालक पढ़े वो किसके बेस पे था, तात्विक अर्धचालक के बेस पे था। जो दूसरा पढ़ेंगे वो किसके बेस पे रहेगा भाई, वह यौगिक अर्धचालक के बेस में रहेगा। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स रहेगा। पहला जो आपका एलिमेंट के आधार पे था हमारा। ठीक है। एलिमेंट ऑफ कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के बेस पे था, और सेकंड जो था वो कंपाउंड के बेस पे। जैसे तत्व और यौगिक में अंतर हम लोग पे मिडिल क्लास स्तर में 6, 7, 8 में पढ़ते हैं ना, बस उसी का ये आपका बहुत ही व्यापक रूप है ये। क्लियर। तो चलिए दूसरा बी नंबर को हम लोग देखते हैं। ए नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा, तात्विक अर्धचालक को देखा। ए नंबर पे हम लोगों ने किसको देखा, तात्विक अर्धचालक को देखा। अब बी नंबर में हम लोग यौगिक अर्धचालक को देखते हैं। बी नंबर में हम किसको देखते हैं, यौगिक अर्धचालक को देखते हैं। यौगिक अर्धचालक किस तरीके से होते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। इनमें मुख्य निम्न 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। इन्हें मुख्य निम्न 3 वर्गों में विभक्त किया गया है भाई। कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, तो 3 वर्गों में इनको विभक्त किया गया है। ठीक है। किस किस बेस पे किया है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। देखिए तो पहला है अकार्बनिक के रूप में, पहला किसके रूप में व्यक्त किया गया है, अकार्बनिक के रूप में। दूसरा कार्बनिक के रूप में, और तीसरा कार्बनिक बहुलक के रूप में। ठीक है। तो पहला अकार्बनिक के रूप में, दूसरा कार्बनिक के रूप में, तीसरा कार्बनिक बहुलक के रूप में।
क्लियर। तो चलिए इसको 1 बाय 1 करके हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं, ये किस तरीके से होता है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते जाते हैं भाई। तो पहला, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला तात्विक अर्धचालक, दूसरा यौगिक अर्धचालक। पहला तात्विक अर्धचालक होता है, दूसरा क्या होता है, यौगिक अर्धचालक। तो तात्विक अर्धचालक में हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में देखें, और दूसरा यौगिक अर्धचालक में हम लोग देखते हैं मुख्य 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला अकार्बनिक के बेस में, दूसरा कार्बनिक के बेस में, तीसरा कार्बनिक बहुलक के बेस में। तो पहला अकार्बनिक के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड और इंडियम फास्फाइड के बेस में। अकार्बनिक के इनऑर्गेनिक के बेस पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। ऑर्गेनिक के बेस में नहीं है, ये आप लोगों का इनऑर्गेनिक है। जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें अकार्बनिक रसायन के बारे में जानते हैं, कार्बनिक रसायन के बारे में जानते हैं और भौतिक रसायन के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली हम लोग अकार्बनिक रसायन के बारे में हम लोग यहाँ पर इनऑर्गेनिक के बेस पे देखेंगे। तो इनऑर्गेनिक के बेस में हम लोग देखेंगे, तो अकार्बनिक के बेस में क्या है, पहला कैडमियम सल्फाइड। पहला क्या है आप लोगों का, कैडमियम सल्फाइड है। तो पहला यहाँ पर अकार्बनिक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए पहला यहाँ पर किसके बेस पे है, आप लोगों के अकार्बनिक के बेस पे है। पहला किसके बेस पे है, ये आप लोगों के अकार्बनिक के बेस में है। तो कैडमियम सल्फाइड के बेस पे हम लोग पहला को देखते हैं। पहला आप लोगों का क्या है, कैडमियम सल्फाइड के बेस में है, कैडमियम सल्फाइड के बेस पे है। दूसरा गैलियम आर्सेनाइड के बेस पे है। दूसरा आपके किसके बेस पे है, गैलियम आर्सेनाइड के बेस पे है। दूसरा किसके बेस पे है, गैलियम आर्सेनाइड के बेस पे है। तीसरा क्या है, कैडमियम सेलेनाइड के बेस पे है। तीसरा क्या है आप लोगों के, कैडमियम सेलेनाइड के बेस पे। तीसरा आप लोगों के किस बेस पे, तो कैडमियम सेलेनाइड के बेस में है। चौथा किसके बेस में, तो इंडियम फास्फाइड के बेस में। चौथा आपके किसके बेस में, तो इंडियम फास्फाइड के बेस में। चौथा आपके किस में है, तो इंडियम फास्फाइड के बेस में। तो अकार्बनिक के रूप में हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, कैडमियम सल्फाइड, और दूसरा गैलियम आर्सेनाइड, और तीसरा कैडमियम सेलेनाइड, और चौथा इंडियम फास्फाइड के बेस पे होता है। ये पहला आप लोगों का अकार्बनिक रसायन तत्वों के बारे में जानते हैं, जिसमें कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फास्फाइड के बेस पे आता है, जिसके अंतर्गत CDS और आप लोगों का गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड इंडियम फास्फाइड के बेस पे आता है आप लोगों का अकार्बनिक रसायन के तत्वों के बेस पे। क्लियर। दूसरा देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक के दृष्टि से देखते हैं। कार्बनिक के दृष्टि से जब इस चीज को देखते हैं तो इसके अंतर्गत में एंथ्रासिन आता है, मानदीत आता है जिसको हम लोग डोपिंग कहते हैं, और थाइलोस्नाइक आता है। इसके अंतर्गत थाइलोस्नाइक आता है जिसमें एंथ्रासिन और मानदीत आता है, जिसको डोपिंग के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसको डोपिंग के बेस पे आप लोग फिजिक्स में 11th के बेस में भी देखे थे, और थाइलोस्नाइक के बेस पे हम लोग देखते हैं। क्लियर। और थर्ड होता है जो कार्बनिक बहुलक के रूप में ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के रूप में देखते हैं। तो पॉलीमर्स के रूप में हम लोग पॉलीपाइप्राइल देखते हैं, पॉलीपायरोल देखते हैं, पॉलीएनिलीन देखते हैं, और पॉलीथायोफिन देखते हैं। ये इत्यादि आप लोगों के कार्बनिक बहुलक के रूप में आते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के पास दो तरीके से होता है भाई ये कि अर्धचालक दो प्रकार के होता है। पहला तात्विक अर्धचालक जिसके अंतर्गत सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। दूसरा यौगिक अर्धचालक, इन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। और पहला अकार्बनिक रसायन जिसमें कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फास्फाइड होता है। और दूसरा कार्बनिक रसायन के बेस होता है, तो इसमें एंथ्रासिन होता है, मानदीत, थाइलोस्नाइन होता है। और थर्ड में कार्बनिक बहुलक होता है जिसमें पॉलीपायरोल, पॉलीएनिल, पॉलीथायोफिन आदि इत्यादि होता है, जो कि अर्धचालक के प्रकार के दृष्टि से आता है। चलिए इसका आगे के कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसका आगे का कंटेंट क्या है, वर्तमान में प्रयुक्त अधिकांश अर्धचालक युक्तियां। वर्तमान में प्रयुक्त जो अधिकांश अर्धचालक युक्तियां होती है भाई, वर्तमान में प्रयुक्त अधिकांश अर्धचालक युक्तियां, वर्तमान में जो हम लोग प्रेजेंट काल में हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं, तो प्रेजेंट में वर्तमान में प्रयुक्त अधिकांश अर्धचालक जो आप लोगों की सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं युक्तियां, तात्विक अर्धचालक मतलब जो तत्व के बेस पे होता है, जो तात्विक अर्धचालक होता है, या तो सिलिकॉन होगा या फिर क्या होगा, जर्मेनियम होगा। एवं यौगिक अकार्बनिक, यौगिक की दृष्टि से अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं, अगर किसकी दृष्टि से देखते हैं, यौगिक की दृष्टि से देखते हैं, तो यौगिक अकार्बनिक अर्धचालक पर ही आधारित होती है। दो, पहला आप लोगों का किसके आधार पे होगा, तो या तो तात्विक चालक के रूप में होगा, वर्तमान में देखेंगे तो तात्विक चालक के रूप में, या तो फिर यौगिक चालक के रूप में। ठीक है, ये दो तरीके से आधारित है आप लोगों का अर्धचालक। ठीक है, बाकी जो अर्धचालक हम लोग देखें वो भी यूजफुल है। बाकी मोस्टली अगर देखा जाए वर्तमान में, प्रेजेंट में, यहाँ पर प्रेजेंट ईयर में, तो ये दोनों इस तरीके से होती है। क्लियर। तो वर्तमान में प्रयुक्त अधिकांश अर्धचालक युक्तियां तात्विक अर्धचालक, सिलिकॉन या जर्मेनियम या यौगिक अकार्बनिक अर्धचालक पर ही आधारित होती है। लेकिन सन 1919 में, ठीक है, सन 1990 में, ठीक है, लेकिन सन 1990 में के बाद कार्बनिक अर्धचालक देखिए, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर आ गए। देखिए आपके पास यहाँ पर ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर आ गए आपके पास, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स
कंडक्टर्स यहाँ पर आ गए, देखिए, ठीक है। कार्बनिक अर्धचालक एवं अर्धचालकों के बहुलकों का उपयोग करके, अर्धचालकों बहुलकों का उपयोग करके मतलब पॉलीमर के रूप में, ठीक है, कुछ अर्धचालकीय युक्तियों का विकास हुआ, कुछ अर्धचालकों का विकास हुआ, मतलब यहाँ से डेवलप होने लगा आप लोगों का, ठीक है, यहाँ से आप लोगों का डेवलपमेंट होने लगा। क्लियर। तो वर्तमान में प्रयुक्त अधिकांश अर्धचालक युक्तियां तात्विक अर्धचालक, सिलिकॉन, जर्मेनियम एवं यौगिक अकार्बनिक अर्धचालकों के बेस पे होता है, ठीक है। जब वर्तमान समय हम लोग देखते हैं तो यह तात्विक अर्धचालक के रूप में रहता है, या तो अयौगिक अर्धचालक के रूप में। लेकिन जब ये बीतता गया तो उसके बाद हम लोग देखे सन 1990 के बाद में देखिए तो इसमें जो आप लोगों का जो यौगिक और तत्वों के बेस में था उससे विकसित होकर के यहाँ पर जो आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आप लोग कार्बनिक रसायन तत्व है उसका विकास हुआ, और धीरे धीरे कार्बनिक रसायनों में कार्बनिक बहुलकों का भी यहाँ पर पॉलीमर के रूप में क्या हो गया, विकसित होने लगा। इसमें भी डेवलपमेंट नजर आया। क्लियर। जिससे भविष्य के लिए बहुलक इलेक्ट्रॉनिकी एवं आणविक इलेक्ट्रॉनिकी के प्रौद्योगिकी के विकास के संकेत मिलते हैं, जिसमें हमारे पास जो पॉलीमर का जो इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत होता है, जो आप लोगों का बहुलक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, बहुलक की इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत एवं आणविक इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत है, ये प्रौद्योगिकी के विकास के संकेत मिलते हैं। मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट होगा, जो विकास की स्तर होगा, उसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि आगे के जो भविष्य के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुलक इलेक्ट्रॉनिकी का विकास होगा और आणविक इलेक्ट्रॉनिकी का, दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। क्लियर। तो चलिए इसका संकेत हमको यहाँ पर इस प्रेजेंट काल में यहाँ पर नजर आता है। क्लियर। तो चलिए इसका आगे के कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसका आगे का कंटेंट क्या है, ठोसों में ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड को देखते हैं, ठीक है। ठोसों में ऊर्जा बैंड किस तरीके से होती है, इसका हम लोग डेफिनेशन के बेस में इस चीज को देखते हैं, क्योंकि अभी जो जितना चैप्टर आने वाला है, अभी आने वाला जो जितने भी सब थ्योरिकल चीज है, थ्योरिकल चीज आप लोगों को याद रखना ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड को यहां से देखते हैं। देखिए प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु में देखिए जो आपका अणु होता है, ये अणु आपके छोटे छोटे इस तरीके से परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। छोटे छोटे किससे मिलकर बने होते हैं, ये आप लोगों को छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न त्रिज्याओं के कोषों में, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप लोगों का ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। क्लियर। यहाँ पर ऋणावेशित होता है। तो प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न त्रिज्याओं के कोषों में, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न त्रिज्याओं के कोषों में और उसके उपकोषों में, मतलब कक्षक और उपकक्षक बोलते हैं ना, तो इसी प्रकार यहाँ पर कोष और क्या है, उपकोष है। यहाँ पर कोष होता है और दूसरा क्या होता है, आप लोगों का उपकोष होता है। पहला कोष होता है, दूसरा क्या होता है, उपकोष होता है। में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक में क्या होता है भाई, नाभिक में आपके दो पार्टिकल्स रहते हैं, दो पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। पहला होता है आपका न्यूट्रॉन जो कि अनावेशित रहता है, न्यूट्रॉन क्या रहता है, अनावेशित रहता है। और दूसरा होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन आपके क्या होता है, धनावेशित होता है। क्लियर। प्रोटॉन क्या होता है, आप लोगों का धनावेशित होता है। तो उसी चीज में यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न त्रिज्याओं के कोषों और उपकोषों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। प्रत्येक उपकोष में, सब सेल में, प्रत्येक उपकोष में, यहाँ पर बोला जा रहा है प्रत्येक उपकोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। विभिन्न उपकोषों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के निश्चित ऊर्जाओं में, विभिन्न उपकोषों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के निश्चित ऊर्जाओं के मानों को परमाणु ऊर्जा के स्तर में, परमाणु के ऊर्जा के स्तर के रूप में जो हम लोग जानते हैं, तो उसके अंतर्गत में जब हम इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है भाई कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न त्रिज्याओं के कोषों और उपकोषों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक उपकोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत होती है। विभिन्न उपकोषों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के निश्चित ऊर्जाओं के मानों को परमाणु ऊर्जा के स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परमाणु ऊर्जा के आप लोगों को क्या कहते हैं, स्तर कहते हैं। इस सभी चीजों को हम लोग परमाणु ऊर्जा स्तर के बारे में जानते हैं, जो कि इसके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आता है, जिसके ऊर्जा बैंड के स्वरूप में हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्योंकि जो भी नाभिक स्थित होता है भाई, उसमें दो पार्टिकल आपके मौजूद होते हैं, जिसके अंतर्गत में आपका न्यूट्रॉन स्थित होता है और प्रोटॉन स्थित होता है। न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, अनावेशित होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई। लेकिन प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है और उस नाभिक के चारों ओर आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, राउंड राउंड चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप लोगों का ऋणावेशित होता है और जो नाभिक के पास स्थित रहते हैं, नाभिक के पास जो स्थित कक्षाओं में जो होते हैं उसको हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो दूर स्थित होते हैं उसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही यहाँ पर जो ऊर्जा में, जो अर्धचालक में जो धातुओं और अधातुओं के बेस में जो आप लोगों का जो चालक के बेस में जो धारा का प्रभाव होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है, इसमें उसमें धारा का प्रभाव नहीं हो पाता है। लेकिन आप लोगों के पास जो सुचालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इस कारण से वहां पर ये राउंड राउंड लगा पाते हैं और वहां पर धारा का प्रभाव सुगमता पूर्वक होते रहता है। क्लियर।
इन ऊर्जा स्तरों को समांतर रेखाओं में, इन ऊर्जा स्तरों को समांतर रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। इन ऊर्जा रेखाओं को हम लोग इस समांतर रेखा के माध्यम से इस तरीके से क्या किया जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, दर्शा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ये समांतर रेखाओं की दूरियां उनके द्वारा दूरियों को प्रदर्शित के अनुपात के रूप में करती है। अब अनुपात के रूप में करेगी कि यहाँ पर जैसे कि 4 है तो यहाँ पर 3 है, तो भाई ये 3:4 हो जाएगा, या फिर 1 2 3 4 5 है, ये 1 2 3 4 है, तो ये 5:4 के बेस में इस तरीके से अनुपातिक नियतांक के रूप में क्या होती है, प्रदर्शित होती है। तो ये था हमारा ठोसों में ऊर्जा बैंड, जिसके अंतर्गत में हम लोग परमाणु के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में देखें, क्योंकि आपकी जो पदार्थ होती है वो 3 प्रोस्थम होती है, ठोस से सॉलिड के रूप में होती है, लिक्विड के रूप में होती है, गैस के रूप में होती है, मतलब ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में। जैसे कि पानी की बात करते हैं, वो कुछ नियत तापमान पर वह बर्फ ठोस की भांति रहता है, एक नियत तापमान पर वह द्रव जल की भांति हो जाता है, एक नियत तापमान पर वह वाष्प बन के गैस बन जाता है। नियत तापमान पर सब तापमान का खेल होता है कि किस डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है बोल के, क्लियर। तो यहाँ पर ठोस की जो प्रवस्था होती है और जैसे कि पदार्थ की जो प्रवस्था होती है आप लोगों की, जैसे कि ठोस द्रव गैस के रूप में, उसी के अनुपात में यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक की भांति भी यहाँ पर व्यवहार करता है, अर्धचालक भी इससे रिलेटेड होता है, क्लियर। तो चलिए इसका आगे के कंटेंट को देखते हैं हम लोग। किसी क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी अद्वितीय स्थिति होती है। किसी क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी अद्वितीय स्थिति होती है। अद्वितीय मतलब उसके समान कोई नहीं, मतलब उसके समान किसी को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि अद्वितीय होता है, ठीक है। जिसके समान दूसरे को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते वह आपका अद्वितीय होता है। उसी प्रकार यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी क्रिस्टल के प्रत्येक यहाँ पर देखिए, किसी क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की, किसी क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी अद्वितीय स्थिति होती है, अपनी अद्वितीय स्थिति होती है, जिसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है भाई, जिसकी एक क्या होती है, निश्चित ऊर्जा होती है, निश्चित ऊर्जा होती है यहाँ पर, जिसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है। इसे उस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे उस इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे उस इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर। उस इलेक्ट्रॉन का हम लोग इसको बोला जाता है ऊर्जा स्तर। उस इलेक्ट्रॉन का क्या बोला जाता है, ऊर्जा स्तर, क्लियर। उस इलेक्ट्रॉन का क्या बोला जाता है, इस चीज को ऊर्जा स्तर बोला जाता है। तो किसी क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी अद्वितीय स्थिति होती है, जिसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिसकी क्या होती है, निश्चित ऊर्जा होती है। इसे उस इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का, इसे उस इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के समीपस्थ ऊर्जा स्तर, विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के समीपस्थ ऊर्जा स्तर, विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के समीपस्थ ऊर्जा स्तर, विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के समीपस्थ ऊर्जा स्तर मिल करके ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई, तो यहाँ पर ये ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इन ऊर्जा स्तरों को सामान्य तौर पर जनरल वे पे हम लोग, नॉर्मल वे से हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो सामान्यतः इन ऊर्जा स्तरों को समांतर रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन समांतर रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है इस तरीके से, जैसे कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, इस तरीके से दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इस तरीके से ये दोनों समदूरस्थ होते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं, बराबर दूरी पर ये रहते हैं, ठीक है। तो किसी क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, क्लियर, किसी क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी अद्वितीय स्थिति होती है, जिसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है। इसे उस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर कहते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के समीपस्थ ऊर्जा स्तर मिलकर के ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इन ऊर्जा स्तरों को समांतर रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, समांतर रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं, जिनकी दूरी उनकी संगत ऊर्जाओं का, जिनकी दूरी उनकी संगत ऊर्जाओं का, जिनकी दूरी उनके संगत ऊर्जाओं के अनुसार होती है, उनके अनुसार होती है। जब ठोस में परमाणुओं के मध्य की दूरी, जब ठोस में परमाणुओं की मध्य की दूरी उनके अंतरा परमाणुविक अंतराल की होती है, तो ये ऊर्जा बैंड में विभक्त हो जाते हैं। ये दो प्रकार के ऊर्जा बैंड में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। ये दो प्रकार के ऊर्जा बैंड में विभक्त हो जाते हैं। तो किसी क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी अद्वितीय स्थिति होती है, जिसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है। इसे उस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर कहते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के समीपस्थ ऊर्जा स्तर मिलकर के ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इन ऊर्जा स्तरों को समांतर रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं, जिनकी दूरी उनकी संगत ऊर्जाओं के अनुसार होती है। जब ठोस के परमाणुओं के मध्य की दूरी उनके अंतरा परमाणुविक अंतराल की होती है, तो ये ऊर्जा बैंड दो ऊर्जा बैंडों में विभक्त हो जाती है। पहला संयोजकता बैंड, दूसरा चालन बैंड। यहाँ पर जो ऊर्जा बैंड होती है दो भागों में विभक्त हो जाती है, पहला संयोजकता बैंड में और दूसरा चालन बैंड में। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि वास्तव में संयोजकता बैंड क्या होती है, चालन बैंड क्या होती है, चालन बैंड क्या होती है, संयोजकता बैंड क्या होती है। तो इसके अंतराल में आप लोगों ने ये देखा कि जो आप लोगों की कोई भी क्रिस्टल होती है, कोई भी आप लोगों की क्या होती है भाई, जो क्रिस्टल होती है, उस क्रिस्टल के बारे में जब हम लोग जानते हैं, कोई भी
क्रिस्टल के बारे में हम लोग जानते हैं, क्रिस्टल से रिलेटेड जो होती है उसके चीज में हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो क्रिस्टल किस तरीके से होती है, उसका हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बेस पे किस तरीके से यूज ऑफ करते हैं, वो क्रिस्टल के तत्व के बेस पे वहां पर किस तरीके से अटैचमेंट होता है, उसके बेस पे वह किस तरीके से उसका आगे का जो एनालिसिस होता है वो क्रिस्टल के बेस पे वह किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के बेस में आप लोगों ने ये देखा कि अर्धचालक के बेस में कि यहाँ पर दो भी आप लोगों का अंतराण्विक होती है जो कि अपनी अद्वितीय स्थिति के बेस पे होती रहती है। तो उस बीच में जब हम लोग उस चीज को देखते हैं तो क्रिस्टल के बेस पे जब हम लोग उस चीज को देखते हैं, क्रिस्टल के क्यूबिक मॉडल के बेस में जो भी वह क्रिस्टल के रूप में इस तरीके से आप लोगों का हो जाता है, इस तरीके से सॉलिड से लिक्विड के बेस पे इस तरीके से आपको पास एनालिसिस के बेस में आता है भाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसके बेस पे यहाँ पर है कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टल इन क्रिस्टल की दृष्टि से जब इस चीज को हम लोग देखते हैं भाई, क्रिस्टल की दृष्टि से जब इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर ये देखिए जो मैटर होता है आपका पदार्थ है क्रिस्टल के बेस में वह गैसीय अवस्था में पहला रहता है, फिर लिक्विड एंड लिक्विड क्रिस्टल के रूप में होता है, फिर सॉलिड के बेस में होता है। तो सॉलिड के स्टेट में हम लोग देखते हैं, देखिए सॉलिड के स्टेट में किस तरीके से यहाँ से आप लोग इसको लिक्विड के बेस पे देख सकते हो, इसको आप लोग गैस के अंतराण्विक परमाणुक दूरी के बेस पे आप लोग देख सकते हो। तो किसी क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी अद्वितीय स्थिति होती है, मतलब उसके समान और कोई दूसरा नहीं होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैटर पदार्थ के बेस पे आप लोग इस चीज को देख सकते हैं जहाँ पर इमेज के स्वरूप में आप लोगों को बताया गया है। तो किसी क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी अद्वितीय स्थिति होती है जिसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसे उस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर कहते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के समीपस्थ ऊर्जा स्तर मिलकर ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इन ऊर्जा स्तरों को देखिए, सामान्यतः इन ऊर्जा स्तरों को समांतर रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है जिनकी दूरी उनकी संगत ऊर्जाओं के अनुसार होती है। जब ठोस में परमाणु के मध्य की दूरी उनके अंतर परमाणु के अंतराल में होती है तो वह ऊर्जा बैंड दो प्रकार में विभक्त हो जाती है। पहला संयोजकता बैंड, पहला हम लोग इसके बारे में एनालिसिस करेंगे तो पहला आप लोगों का संयोजकता बैंड रहेगा। पहला क्या रहेगा आप लोगों का संयोजकता बैंड रहेगा। दूसरा क्या रहेगा आप लोगों का चालन बैंड रहेगा। दूसरा क्या रहेगा आप लोगों का चालन बैंड, पहला संयोजकता बैंड रहेगा और दूसरा क्या रहेगा भाई, दूसरा आप लोगों का चालन बैंड रहेगा। तो संयोजकता बैंड के आधार पे देखेंगे और दूसरा को संयोजकता बैंड के आधार पे देखेंगे। तो दोनों का एनालिसिस हम लोग देखते हैं इसके अनुरूप में। तो यहाँ पर मैटर जो होता है आप लोगों का वह गैस से लिक्विड से सॉलिड से किस तरीके से परिवर्तित होता है, किस तरीके से चेंजेबल होता है, इस चीज को आप लोग यहाँ से देख रहे हैं। क्लियर, आगे के कंटेंट को देखते हैं। पहला वैलेंस बॉन्ड संयोजकता बैंड, वैलेंस बॉन्ड को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, वैलेंस बॉन्ड किस तरीके से होता है, इस चीज का एनालिसिस हम लोग यहाँ से करते हैं। वैलेंस बॉन्ड किस तरीके से होता है, चलिए तो वैलेंस बॉन्ड के बेस पे हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड किस तरीके से होता है, वैलेंस बॉन्ड आपका किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए वैलेंस बैंड हम लोग देखते हैं यहाँ से किस बेस पे होता है। तो वैलेंस बैंड हम लोग इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस बैंड किस तरीके से होता है, इस तरीके से हम लोग यहाँ से देखते हैं। सॉलिड के बेस पे होता है, किस बेस पे होता है, कंडक्शन के बेस पे होता है, किस तरीके से होता है, इस तरीके से हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए वैलेंस बॉन्ड के बेस पे हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए ठीक है, चलिए यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड के बेस पे है, देखिए यहाँ पर एक एन टाइप और पी टाइप के बेस पे है जिसको हम लोग यहाँ से एनालिसिस करने वाले हैं संयोजकता बैंड के आधार पे। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं। पहला संयोजकता बैंड वैलेंस बॉन्ड के अंतर्गत ये आता है, ये किस तरीके से आता है, इस चीज का एनालिसिस हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। क्लियर, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिगृहित ऊर्जाओं के परास को संयोजकता बैंड कहते हैं। क्या बैंड कहते हैं, संयोजकता बैंड कहते हैं। क्या बैंड कहते हैं, संयोजकता बैंड कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिगृहित ऊर्जाओं के परास को, संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिगृहित ऊर्जा के परास को संयोजकता बैंड कहते हैं। हम इस चीज को क्या बैंड बोलते हैं, संयोजकता बैंड कहते हैं। इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर समाविष्ट होते हैं। क्या होते हैं, समाविष्ट होते हैं। इससे संबंधित तथ्य निम्न प्रकार से होता है, जो कि दो प्रकार से होता है। वह किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगला आप लोगों को पूछा जाता है कि वैलेंस बॉन्ड क्या होता है बोल के, या संयोजकता बॉन्ड क्या होता है बोलने से, तो आप लोग क्या बोलोगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिगृहित ऊर्जाओं के परास को संयोजकता बैंड कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिगृहित ऊर्जाओं के परास को संयोजकता बैंड कहते हैं। इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर पर समाविष्ट होते हैं। इससे संबंधित तथ्य निम्न प्रकार से होते हैं। वह किस बेस पे होते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, कि संयोजकता बैंड वैलेंस बॉन्ड संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिगृहित ऊर्जाओं के परास को संयोजकता बैंड कहते हैं। इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर समाविष्ट होते हैं। इससे संबंधित तथ्य यहाँ पर निम्न होता है। पहला 0 के
केल्विन ताप पर यह बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा होता है। 0 केल्विन ताप पर, यहाँ पर 0 डिग्री केल्विन ताप पर यह बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होता है, भरा होता है। 0 केल्विन ताप पर, यह 0 केल्विन ताप पर, ठीक है, इस ताप पर आपका जो ये संयोजी या बैंड जो होता है, यह संयोजी यह इलेक्ट्रॉनों द्वारा फुल फिल रहता है, ऑलरेडी फुल फिल रहता है या भरा हुआ रहता है। और सेकंड चीज में ये बोला जा रहा है कि सेकंड चीज के माध्यम से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यह बैंड आंशिक रूप से या पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। यह तो आंशिक रूप से रहेगा, इस तरीके से आंशिक रूप से भरा हुआ रहेगा, या फिर इस तरीके से पूरे माध्यम में इस तरीके से फुल फिल रहेगा, पूर्णतः फुल फिल रहेगा, या तो पूर्णतः रहेगा या फिर आंशिक रूप से रहेगा, या तो पूर्णतः रहेगा फिर यह क्या रहेगा, आंशिक रूप से रहेगा। क्लियर। तो जैसे कि हम लोग इस चीज को देखते हैं संयोजकता बैंड के आधार पे कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो अभिगृहित होती है ऊर्जाओं के परास को संयोजकता बैंड कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिगृहित ऊर्जाओं के परास को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बैंड के आधार पर बोलते हैं। तो इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो स्तर होती है आप लोगों की, वह निम्न प्रकार से समाविष्ट होती है। पहला 0 केल्विन ताप पर यह बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा होता है। दूसरा, यह बैंड आंशिक रूप से भरा होता है या फिर पूर्णतः भरा। यह तो दो कंडीशन होता है, या तो कमी या तो ज्यादा, या तो ज्यादा या तो कमी, या तो अधिकता या तो कमी, या सरलता या कठिनता बोलते हैं ना। इसी तरीके से दो तरीके से यहाँ पर यह क्या होती है, फुलफिल होती है, या तो आंशिक रूप से या तो पूर्णतः। क्लियर। चलिए यहाँ पर जैसे कि वैलेंस बॉन्ड में देखिए, यहाँ पर ये देखिए ज्यादा है, ये तो आंशिक रूप से यहाँ पर है, ठीक है। चलिए इस बॉन्ड के बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप में जानने वाले हैं। दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। ये देखिए कंडक्शन बैंड, यहाँ पर आप लोगों को हो गया ना कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बॉन्ड के तब कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर आते हैं। दूसरा है हमारा चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। दूसरा हमारा क्या है, चालन बैंड, जिसको हम लोग कंडक्शन बॉन्ड बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं, चालन बैंड। कंडक्शन बैंड के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखिए कंडक्शन बैंड के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए कंडक्शन बैंड, यहाँ पर देखते हैं इस चीज को, कंडक्शन बैंड को देखते हैं, जिसको हम लोग चालन बैंड बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालन बैंड, चालन बैंड, जिसको बोला जाता है चालन बैंड। चलिए कंडक्शन बैंड जिसको बोला जाता है चालन बैंड, इसके अंतर्गत में हम लोग देखते हैं। तो चालन बैंड के अंतराल में हम लोग इस चीज को देखते हैं, ये किस तरीके से होता है, इसके बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए संयोजकता बैंड से उच्च ऊर्जा बैंड, संयोजकता बैंड से, देखिए यहां पर बोला जा रहा है संयोजकता बैंड से उच्च ऊर्जा बैंड को चालन बैंड कहते हैं, को चालन बैंड कहते हैं। इससे संबंधित तथ्य निम्न प्रकार से है। तो संयोजकता बैंड से उच्च ऊर्जा वाले कौन होता है, आपका चालन बैंड, जिसमें चलित अवस्था में होता है, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी आप लोगों के यहाँ पर व्यय होता है। क्लियर। तो संयोजकता बैंड से उच्च ऊर्जा बैंड, जिसमें ऊपर स्थित बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन बैंड कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम के माध्यम से भी जान सकते हैं, ये ऊपर है पी टाइप से बेस पे, ये एन टाइप के बेस पे, यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड, ये आप लोगों का संयोजकता है, ये आप लोगों का संयोजकता है। देखिए ये आप लोगों का संयोजकता है, ये आप लोगों का चालन है, ठीक है। तो चालन ऊपर है देखिए, और संयोजकता किस में है, नीचे के बेस पे है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि चालन बैंड कंडक्शन बैंड के अंतर्गत संयोजकता बैंड से उच्च ऊर्जा बैंड, संयोजकता बैंड से उच्च ऊर्जा बैंड, संयोजकता बैंड से, ठीक है, संयोजकता बैंड से उच्च ऊर्जा बैंड, संयोजकता बैंड से उच्च ऊर्जा बैंड, मतलब ऊपर स्थित को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन बैंड कहते हैं। क्या बैंड कहते हैं, उसको हम लोग चालन बैंड कहते हैं। इससे संबंधित तथ्य निम्न प्रकार से स्थित है। पहला हम लोग इस चीज को देखते हैं, पहला किसके बेस पे है, इस चीज को देखते हैं। यह बैंड रिक्त या आंशिक रूप से, यह बैंड रिक्त या आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, ठीक है। यह तो आंशिक, यह तो रिक्त रहेगा, फिल नहीं रहेगा, यहाँ पर फिल इन ब्लैंक्स रहेगा इस तरीके से, या फिर क्या रहेगा, फुल फिल रहेगा, या फिर क्या रहेगा, या पूरा फुल फिल रहेगा इस तरीके से, और इस तरीके से खाली के बेस पे रहेगा, ब्लैंक के बेस पे। क्लियर। तो उसी चीज को यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह बैंड रिक्त या आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। यह बैंड आंशिक रूप से ये इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। दूसरा चीज, इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के, इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, देखिए इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा अधिग्रहित करने की स्थिति में होते हैं, ऊर्जा को अधिग्रहित करते हैं। जैसे उसमें अभिगृहित के बेस पे हम लोग देख रहे थे ना, तो इसी के अंतराल में इस बैंड में जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह विद्युत ऊर्जा के बेस में उसको क्या करते हैं, अधिग्रहित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा को अधिग्रहित कर लेते हैं अपने अंदर में की स्थिति में होते हैं। अतः ये
विद्युत चालन में अपना योगदान देते हैं, अतः ये विद्युत चालन में अपना योगदान देते हैं और विद्युत चालन इसमें अधिक हो पाती है, इस कारण से यह संयोजकता बैंड से अधिक होती है आप लोगों की चालन बैंड। क्लियर। तो पहला क्या होता है, जब आप लोगों को पूछा जाता है कि चालन बैंड किस तरीके से होती है, चालन बैंड क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि संयोजकता बैंड से उच्च ऊर्जा बैंड पर स्थित चालन बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन बैंड कहते हैं। संयोजकता बैंड से ऊर्जा बैंड को हम लोग चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड के अंतर्गत निम्न अभिगृहित होती है। पहला, यह बैंड रिक्त या आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। दूसरा, इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा अधिग्रहित करने की स्थिति में होते हैं। और तीसरा, ये विद्युत चालन में अपना योगदान देते हैं। चौथा देखते हैं भाई चौथा हम लोग देखते हैं चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चौथा, चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन या क्या बोलते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन बैंड कहते हैं। अगर एग्जाम ये पूछा जाता है कि चालन बैंड के अंतराल में हम लोग चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, तो आप लोग यहाँ से इसका डेफिनेशन किस तरीके से बोल सकते हैं। चालन बैंड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल पे जो रहते हैं उस चीज को हम लोग चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर। तो ये था आपका सेकंड कंटेंट कंडक्शन बैंड के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट बैंड के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देखे थे कंडक्शन बैंड ये आप लोगों का, और दूसरा हम लोग देखे थे वैलेंस बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड को आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। इसका आगे का एन टाइप पी टाइप को हम लोग इसके आगे के जो कंटेंट है उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चालन बैंड के अंतराल में हम लोग आगे का कंटेंट को देखते हैं। वर्जित अंतराल फॉर विडन गैप, वर्जित अंतराल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, वर्जित अंतराल क्या होता है बोल के। तो वर्जित अंतराल के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि वर्जित अंतराल किस तरीके से होता है, वर्जित अंतराल का उपयोग किस तरीके से होता है, या कंडक्टर से किस तरीके से भिन्न होता है, कंडक्टर से क्या उपयोग होता है, कंडक्टर से किस तरीके से रिलेटेड होता है, कंडक्टर से इसका क्या इफेक्ट होता है, या इसका अभिधारणा क्या होती है, इसकी अधिकल्पना क्या होती है, इसकी अभिगृहित क्या होती है, ये किस तरीके से अंतरावृष्टि में होती है, इस चीज को हम लोग वर्जित अंतराल के बेस पे देखते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे का हमारा जो कंटेंट है वो वर्जित अंतराल है। आगे का जो कंटेंट है हमारा क्या है, वर्जित अंतराल है। वर्जित अंतराल किसको बोला जाता है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच संयोजकता बैंड। ठीक है। संयोजकता बैंड ये आप लोगों का संयोजकता बैंड हो गया, मान लेते हैं भाई ये आप लोगों का संयोजकता बैंड है। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच, और ये हो गया चालन बैंड। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच इसकी जो अंतर है, तो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल को वर्जित अंतराल कहते हैं। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच की जो ऊर्जा अंतराल है उसी को हम लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। किसके और किसके भाई, तो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच की जो ऊर्जा अंतराल है उसको क्या बोला जाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोला जाता है। तो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल के अंतर्गत में हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच के जो ऊर्जा अंतराल है उसी को हम लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्लियर। तो चलिए इसी को रिपीट करते हैं। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच के ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसे कभी कभी बैंड अंतराल या ऊर्जा अंतराल ही कहा जाता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ बीच का है, इस कारण से इसको हम लोग डायरेक्ट बैंड अंतराल भी बोल सकते हैं, क्योंकि बैंडों के बीच में है तो बैंड अंतराल बोल सकते हैं, या फिर ऊर्जा अंतराल बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा अंतराल। तो यहाँ पर एग्जाम में अगर आ जाता है कि बैंड अंतराल या ऊर्जा अंतराल क्या है, तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, आपको यही डेफिनेशन को लिखना है, या तो इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, या बैंड अंतराल कहते हैं, या फिर केवल और केवल ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्लियर। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल के बेस पे, फॉरबिडन गैप के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, गैप मतलब अंतराल जिनके बीच में गैप होती है। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच के जो माध्यम होते हैं वर्जित अंतराल को हम लोग वर्जित अंतराल कहते हैं। इसे कभी कभी बैंड अंतराल या ऊर्जा अंतराल के भी कहते हैं। वर्जित अंतराल इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए, जो वर्जित अंतराल होता है भाई आप लोगों का क्या होता है, जो आप लोगों का वर्जित अंतराल है, आप लोगों को बेस पे जो क्या होता है वर्जित अंतराल है, क्या है आप लोगों का जो वर्जित अंतराल है वह इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए, ठीक है, संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए। तो इस चीज को देखेंगे यहाँ पर, इस चीज को यहां से देखिए कि वर्जित अंतराल इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से, वर्जित अंतराल इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए,
चालन बैंड में जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के बराबर होती है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर वर्जित ऊर्जा अंतराल के बेस पर जब इस चीज को हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसे कभी कभी बैंड अंतराल या ऊर्जा अंतराल भी कहते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है भाई, वर्जित आपका जो ऊर्जा अंतराल होता है वह इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए, संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब उसमें न्यूनतम से न्यूनतम ऊर्जा के बराबर होता है, वह न्यूनतम से न्यूनतम ऊर्जा के बराबर होता है। उसके काम के जो अधिकता नहीं होती है, नहीं कमी होती है, एकदम न्यूनतम बेस पे होती है। क्लियर? जिसके अंतराल में हम लोग यहाँ पर तीन अभिगृहित देखते हैं। पहला वर्जित अंतराल से संबंधित स्मरणीय तथ्य हम तीन प्रकार से देखते हैं। पहला कंटेंट, दूसरा कंटेंट और तीसरा कंटेंट को। तो पहला कंटेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि वास्तव में ये पहला कंटेंट किस तरीके से होता है या किस तरीके से रिलेटेड होता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। क्लियर? तो अगर आप लोगों के एग्जाम में ये आता है भाई कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है बोल के, तो आप लोग क्या लिखोगे कि वर्जित ऊर्जा अंतराल में कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसे कभी कभी बैंड अंतराल भी बोला जाता है। एग्जाम में बैंड अंतराल या ऊर्जा अंतराल क्या दे दिया तो यहाँ पर कंफ्यूज हो। हम लोग तो वर्जित ऊर्जा अंतराल पढ़े थे, ये कहाँ से आ गया है भाई बैंड और ऊर्जा अंतराल? ऐसा नहीं है। क्लियर? क्योंकि बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो पहला देखते हैं, इसका मान चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा। इसका मान चालन बैंड की, देखिए इसका मान चालन बैंड की, इसका मान चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा, इसका मान चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और संयोजकता बैंड की, और दूसरा होती है संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। अधिकतम ऊर्जा के क्या होता है? बराबर होता है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल से संबंधित स्मरणीय तथ्य में हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है, इसका मान चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा, इसका मान चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा। मतलब आप लोगों का यहाँ पर अगर चालन बैंड के बारे में हम लोग देखते हैं, कंडक्शन बैंड के बारे में, मतलब चालन बैंड की क्या होती है? न्यूनतम ऊर्जा। चालन बैंड की क्या होती है? यहाँ पर न्यूनतम ऊर्जा होती है। और संयोजकता बैंड के बेस पे हम लोग देखते हैं इस चीज को, संयोजकता बैंड के बेस पे देखते हैं तो इसकी अधिकतम ऊर्जा, इसकी क्या होती है? अधिकतम ऊर्जा। इसकी क्या होती है भाई? तो इसकी अधिकतम ऊर्जा होती है। तो इसका मान चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा के अंतर की क्या होती है? बराबर होती है। के अंतर की क्या होती है? बराबर होती है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल से संबंधित स्मरणीय तथ्य को हम लोग निम्न तीन अभिगृहितों में देखते हैं। तो पहला अभिगृहित जो होता है, इसका मान चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा के अंतर की क्या होती है? बराबर होती है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल से संबंधित निम्न तथ्य क्या होते हैं? तो वर्जित ऊर्जा अंतराल किस तरीके से होता है या किस तरीके से इफेक्टिव डालता है या किस प्रकार से होता है। तो जब इसकी स्मरणीय जो वास्तविक चीज है उसको जानोगे तभी आप लोगों का आगे का जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से करेगा, उसका आंसर आप लोग इस तरीके से दे सकते हैं। क्लियर? तो इसका मान चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा की क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा, इस अंतराल में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरा चीज देखते हैं इस अंतराल में, दूसरा देखते हैं इस अंतराल में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इस अंतराल में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता यदि चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा, यदि चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा, यदि चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा, यहां से देखते हैं, यदि चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा E तथा संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा E डैश हो। ठीक है, यदि चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा E तथा संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा E डैश के बेस पे हो तो वर्जित ऊर्जा अंतराल को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ER माइनस E S के बेस पे लिख सकते हैं अगर इसको R और S के बीच में देखा जाए तो, क्योंकि अंतराल यही है ना, चालन ऊर्जा और संयोजकता बैंड के ऊर्जा के अंतराल के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है, जहां पर ये दोनों ऊर्जाओं की आवश्यकता न्यूनतम ऊर्जा की क्या होगी? ये बराबर होगी। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल से आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप से आएगा। क्लियर? चलिए आगे का कंटेंट को देखते हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल में संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब सिलिकॉन क्रिस्टल में ये आप लोगों का क्या है? तत्व अर्धचालक, तात्विक अर्धचालक के बेस पे है, यौगिक अर्धचालक नहीं, ये तात्विक अर्धचालक के बेस पे है। तात्विक अर्धचालक के बेस पे है, जो कि हम लोग दो टाइप से पढ़े हैं ना यहाँ से, तात्विक अर्धचालक और यौगिक अर्धचालक, और यौगिक अर्धचालक। तात्विक अर्धचालक और क्या पढ़े? यौगिक अर्धचालक। तो तात्विक अर्धचालक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखे थे कि सिलिकॉन क्रिस्टल में संयोजी इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन क्रिस्टल में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सिलिकॉन क्रिस्टल में संयोजी इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए 4n टाइप से n टाइप के n स्तरों की जो संख्या होती है, n स्तरों की जो संख्या होती है, जिनकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। जिनकी ऊर्जा क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इनकी जो ऊर्जा होती है भाई,
इनकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इनकी जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इनकी जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, बहुत ही कम होती है भाई। इनकी जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्लियर। तो इस दृष्टि से हम लोग सिलिकॉन क्रिस्टल में देख सकते हैं। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ से देख सकते हैं। देखिए सिलिकॉन क्रिस्टल में संयोजी इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए 4 इन स्तरों को जिनकी ऊर्जा बहुत ही कम होती है, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, संयोजकता बैंड कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड कहते हैं, संयोजकता बैंड कहते हैं। तथा 4 इन रिक्त स्तरों की जिनकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, मतलब ये बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होती है, भरी होती है। इसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। क्या बैंड कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं। तो आप लोगों की संयोजकता बैंड होती है संयोजकता बैंड होती है, और दूसरा क्या होती है, चालन बैंड। दूसरा क्या होती है, चालन बैंड। ये चालन बैंड, और ये होती है संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड हो गया, ये हो गया आप लोगों के चालन बैंड। संयोजकता बैंड हो गया, ये हो गया आपका चालन बैंड। तो इसमें जो 4n ऊर्जा स्तर होती है, 4n जो ऊर्जा स्तर होती है, ऊर्जा स्तर होती है वह कम होती है, वह कम होती है। और यहाँ से जो 4n ऊर्जा स्तर होती है, ये 4n ऊर्जा स्तर जो होती है, ऊर्जा जो स्तर होती है वह क्या होती है, अधिक होती है। ये आप लोगों की अधिक होती है, ये आप लोगों की कम होती है। ये आपकी कम होती है, ये आपकी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ये 4n टाइप की है, ये आपकी 4n टाइप की है। ये आपकी ऊर्जा स्तर है, ये आपकी ऊर्जा स्तर है, ये आपकी अधिक है, ये आपकी कम है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में संयोजी इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए 4n ऊर्जा स्तरों जिनकी ऊर्जा कम होती है संयोजकता बैंड कहते हैं, तथा 4n रिक्त स्तरों की जिनकी ऊर्जा अधिक होती है चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। मुक्त रूप से क्या कर सकते हैं, तो मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में संयोजी इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए 4n स्तरों जिनकी ऊर्जा कम होती है संयोजकता बैंड कहते हैं, तथा 4n रिक्त स्तरों को जिनकी ऊर्जा अधिक होती है चालन बैंड के रूप में होती है। यह चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से क्या करने लगती है, गति करने लगती है। तो सिलिकॉन की दृष्टि से यह किस तरीके से गति करती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बेस पे जब हम इस चीज को देखते हैं दोनों रूपों में कि वास्तव में सिलिकॉन किस तरीके से होती है, जर्मेनियम किस तरीके से होती है, तो ये दोनों आप लोगों के तात्विक अर्धचालक के बेस में होते हैं। ये दोनों आपके किसके बेस में होते हैं, तो ये आपके दोनों तात्विक अर्धचालक के बेस में होते हैं। ये दोनों किसके बेस में होते हैं, तो ये दोनों आप लोगों के तात्विक अर्धचालक के बेस में होते हैं। और जैसे कि यौगिक अर्धचालक के बेस में हम लोग जब आएंगे तो ये इसका जो टाइप होगा वो अलग टाइप से होगा। तो तात्विक अर्धचालक के बेस में जब हम इस टाइप से देखेंगे उसमें से जो यौगिक अर्धचालक होगा वो डिफरेंट टाइप के होगा, वो डिफरेंट प्रकार के होगा। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में संयोजी इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए 4n उस स्तरों का जो जिनकी ऊर्जा बहुत ही कम होती है संयोजकता बैंड कहते हैं, तथा 4n रिक्त स्तरों को जिनकी ऊर्जा अधिक होती है चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मुक्त रूप से गति करते हैं। मुक्त रूप से मतलब स्वतंत्र होकर के गति करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होता, एक दूसरे से यह रिलेटेड भी नहीं होता है। इसमें आपका क्या होता है कि क्रिस्टल जो होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है, जो कि पूर्णतः भरे हुए रहते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के नहीं होते, जो कि हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, एन टाइप से पढ़ते हैं, पी टाइप से पढ़ते हैं, जिसमें एक में आंशिक रूप से भरा होता है, एक में पूर्णतः भरा होता है। और अगर दूसरे में अगर पूर्णतः नहीं भरा है तो आंशिक रूप से भरा रहेगा, अगर पहले में आंशिक रूप से है तो दूसरे में पूर्णतः रूप से भरा रहेगा। क्योंकि जो नाभिक होते हैं, नाभिक की प्रवृत्ति ही होती है कि उसमें दो पार्टिकल्स आपके मौजूद होते हैं जो आप लोगों के न्यूट्रॉन से रिलेटेड होते हैं, प्रोटॉन से रिलेटेड होते हैं। जो कि न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है, प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, और जिसके चारों तरफ आपका भाई साहब कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जो कि ऋण आवेशित होता है। और जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतने प्रोटॉनों की संख्या होती है, मतलब ऋण आवेशों की संख्या बराबर धन आवेशों की संख्या। इस चीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। क्लियर। तो चलिए इसके आगे के कंटेंट को हम लोग देखते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का जो वर्गीकरण है, ऊर्जा के आधार पर जो ठोसों का वर्गीकरण है, जिसको हम लोग दो तरीके से देखे थे, इसी के बेस पे हमारा यहाँ पर था। इस चीज को हम लोग दो तरीके से देखे थे, बैंड सिद्धांत के आधार पर, चालक धातु, विद्युत रोधी और अर्धचालक के रूप में, क्लासिफिकेशन के रूप में, यही यहाँ पर था। ठीक है। तो पहला चालक की दृष्टि से हम लोग इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर जो ऊर्जा बैंड के आधार पर जो ठोस का वर्गीकरण है, इसको हम लोग तीन तरीके से करते हैं। पहला तरीके से भी इस चीज को हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पर भी इस चीज को हम लोग यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन अलग तरीके से करते हैं, जिसमें चालक, विद्युत रोधी
रोधी अर्धचालक के माध्यम से हो जाएगा। इसको हम लोग पहले स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं बेसिकली, लेकिन उसका एक पार्ट है, तो यहाँ पर डेफिनेशन के बेस में भी इस चीज को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी चीज को बोला जा रहा है कि संयोजकता बैंड, पहला क्या बोला जा रहा है, संयोजकता बैंड, दूसरा चालन बैंड, तीसरा वर्जित ऊर्जा अंतराल। पहला आप लोगों का क्या है, संयोजकता बैंड है। पहला क्या है भाई आप लोगों का, संयोजकता बैंड है। दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका चालन बैंड है, दूसरा आपका है चालन बैंड है। तीसरा क्या है, तो तीसरा आपका वर्जित अंतराल है, तीसरा है आपका वर्जित अंतराल, तीसरा आपका है वर्जित अंतराल। तो संयोजकता बैंड, चालन बैंड, वर्जित अंतराल, वर्जित अंतराल, चालन बैंड, संयोजकता बैंड। क्लियर। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का जो वर्गीकरण है वह निम्न तरीके से है। पहला संयोजकता बैंड, चालन बैंड और वर्जित अंतराल की आपेक्षिक स्थितियों के आधार पे, इसके आपेक्षिक मतलब ये सापेक्षिक नहीं है भाई, आपेक्षिक है। दो प्रकार के होते हैं, सापेक्षिक होता है, एक आपेक्षिक होता है, कि आपेक्षिक स्थितियों के आधार पर ठोस पदार्थों के जितने भी हमारे पास सॉलिड आप लोगों के पास सॉलिड बेटर्स है, ठीक है, यहाँ पर तो सॉलिड को आप लोगों के चालक कंडक्टर्स के माध्यम, विद्युत रोधी कुचालक के माध्यम से और अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत में ठोसों के बैंड के ऊर्जा सिद्धांत पर ठोसों को 3 समवर्गों में बांटा गया है, वर्ग और 2-3 समवर्ग। तो उसी के अंतराल में है यहाँ पर देखिए, तो ठोसों के ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, ठोसों के ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोसों को 3 समवर्गों में बांटा गया है, ठोसों को 3 समवर्गों में बांटा गया है। पहला चालक या धातु, पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, चालक या धातु के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा विद्युत रोधी के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे भाई चालक या धातु कह सकते हैं इस चीज को हम लोग, और दूसरा क्या होता है, दूसरा को विद्युत रोधी, दूसरा को हम लोग क्या कह सकते हैं, विद्युत रोधी, दूसरा को हम लोग विद्युत रोधी कह सकते हैं, और तीसरा को क्या बोल सकते हैं, अर्धचालक, और तीसरा को बोल सकते हैं हम लोग अर्धचालक, तीसरा आपका अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है, तो चालक या धातु के बेस पे रहेगा ये, और दूसरा विद्युत रोधी के बेस पे रहेगा, तीसरा आप लोगों के अर्धचालक के बेस पे रहेगा। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का जो वर्गीकरण है वह संयोजकता बैंड से रिलेटेड है और चालन बैंड से रिलेटेड है, और वर्जित ऊर्जा अंतराल के अपेक्षिक स्थितियों के आधार पर ठोस पदार्थों से चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालकों में विभाजित किया जाता है। ठोसों के ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर ठोसों का जो संवर्ग होता है उनको 3 भागों में बांटा गया, पहला चालक या धातु के रूप में, दूसरा विद्युत रोधी के रूप में, तीसरा अर्धचालक के रूप में। तो इसको 1 बाय 1 करके यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करते चले जाते हैं भाई। तो चालक में विद्युत का प्रभाव, चालक में विद्युत का प्रभाव देखिए, चालक में जो विद्युत का प्रवाह है भाई, इस चालक में, इस कंडक्टर्स की बात करें, इस कंडक्टर्स की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भाई, तो चालक में विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है भाई, सुगमता पूर्वक, बिना किसी टेंशन के, सरलता गति से। क्लियर, सुगमता पूर्वक होता है। विद्युत रोधी में विद्युत का प्रवाह संभव नहीं है, जबकि विद्युत रोधी में, कुचालक में तो विद्युत बहता ही नहीं है भाई, तो उसमें तो किसी प्रकार का कोई संभावना है ही नहीं। तो उसी को बोला जा रहा है कि चालक में विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, जो कि धारा को अपने में से बहने देता है, और विद्युत रोधी धारा को अपने में से बहने नहीं देता है, इस कारण से इसमें विद्युत का प्रवाह संभव ही नहीं है, इसमें सुगमता पूर्वक संभव है। अर्धचालक, चालक तथा विद्युत रोधी के बीच का पदार्थ होता है, इसका बीच का पदार्थ होता है। ठीक है, जो अर्धचालक होता है इसलिए इसको अर्धचालक कहा जाता है। चालक प्लस विद्युत रोधी, इसके बीच का जो पदार्थ होता है वो आपका अर्धचालक होता है, अर्ध प्लस चालक। क्लियर, मतलब जो चालक और कुचालक के बीच का जो दुनिया है वह अर्धचालक की दुनिया है। ठीक है, चालक और कुचालक के बीच की जो दुनिया होती है वह आप लोगों की कुचालक की दुनिया के अंतर्गत आती है। तो अर्धचालक, चालक और विद्युत रोधी के बीच के पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला चालक के आधार पर देखते हैं, इसे चालक के आधार पे किस किस तरीके से होते हैं, इससे किस किस तरीके से यह रिलेटेड होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, तो चालक के बेस पे किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, चालक, कंडक्टर्स, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है। प्रायः सभी धातुएं विद्युत की चालक होती है। पृथ्वी भी विद्युत का चालक है। कोई भी पदार्थ निम्न 2 परिस्थितियों में विद्युत के चालक हो सकता है। ठीक है, तो पहला चालक के बेस पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। देखिए, पहला किसके बेस पे देख रहे हैं हम लोग, चालक के बेस पे देख रहे हैं भाई। चलिए, इस चीज को हम लोग चालक के बेस पे देख रहे हैं। तो चालक वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, पदार्थ होते हैं, और ये पदार्थ के बेस पे आप लोगों के बेस पे आप लोगों के 3 तरीके से हो जाते हैं। पहला ठोस के रूप में हो जाता है, फिर द्रव के रूप में हो जाता है भाई, फिर गैस के रूप में हो जाता है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस के रूप में हो जाता है। जैसे कि बर्फ की बात करें, यहाँ पर जल की बात करें, यहाँ पर वाष्प की बात करें, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह
चालक वे पदार्थ होते हैं, यहाँ पर देखिए चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है भाई, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वह किस दर से होता है, वह किस तरीके से रिलेटेड होता है, इस चीज़ को देखिए। ठीक है, तो चालक के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतर होती है, ये आगे बढ़ सकते हैं। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है, सुगमता पूर्वक हो सकता है। प्रायः सभी धातुएं, प्रायः सभी धातुएं, यहाँ से देखिए, प्रायः सभी धातुएं विद्युत की चालक होती है। जितने भी धातु हैं तो विद्युत की क्या होती है, चालक होती है भाई। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये विद्युत के कुचालक है भाई, ये क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं भाई। तो यहाँ पर हम लोग चालक को इस दृष्टि से भी परिभाषित कर सकते हैं कि चालक विद्युत की क्या होती है, जितने भी हमारे पास धातु होते हैं विद्युत की क्या होती है, चालक होती है भाई। वो कुचालक बिल्कुल नहीं होती, सभी में धारा प्रवाह होती है भाई, सभी में धारा बहती है भाई, सभी में करंट बहती है भाई, केवल कुचालक को छोड़ करके। लेकिन हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं अभी, अर्धचालक की दुनिया की बात करें, जो कि अर्धचालक, चालक और कुचालक जिसके बीच की दुनिया है। ठीक है, चालक और कुचालक के बीच का जो अंतराल है, बीच का जो माध्यम होता है, ठीक है, उसको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। जैसे कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच के जो अंतराल है उसको हम लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। उसी प्रकार चालक और कुचालक के बीच की जो दुनिया है वह अर्धचालक की दुनिया है। वह किसकी दुनिया है, वह अर्धचालक की दुनिया है भाई। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है। प्रायः सभी धातुएं विद्युत की चालक होती है, प्रायः सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। पृथ्वी भी विद्युत का बड़ा चालक है भाई। पृथ्वी भी, हमारा जो पृथ्वी है भाई, पृथ्वी माता के रूप में हम लोग जिसको जानते हैं पृथ्वी है, यह विद्युत का बहुत बड़ा चालक है भाई, विद्युत का बहुत ही बड़ा चालक है, विद्युत का बहुत बड़ा चालक है, विद्युत का बहुत बड़ा चालक है। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है। प्रायः सभी धातुएं विद्युत की चालक होती है। पृथ्वी भी विद्युत का चालक है। कोई भी पदार्थ निम्न दो परिस्थितियों में विद्युत का चालक हो सकता है भाई, केवल दो। ठीक है, केवल दो। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ निम्न दो परिस्थितियों में विद्युत का चालक हो सकता है। निम्न दो परिस्थितियों में विद्युत का क्या हो सकता है, चालक हो सकता है। तो फर्स्ट वे पे, फर्स्ट फॉर्म में हम लोग देखते हैं जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हो, पूरी तरीके से ना भरा हो भाई, जब आंशिक रूप से भरा हो, तो पहला कंडीशन को अप्लाई करते हैं हम लोग, जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हो, जब चालन बैंड आंशिक रूप से पार्टिलिटी भरा हो। ठीक है, जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हो, जब चालन बैंड, संयोजकता बैंड, चालन बैंड दो तरीके से पढ़ते हैं भाई। तो जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हो, मतलब पूर्ण रूप से नहीं भरा हो भाई, आंशिक रूप से, आधा अधूरा, न्यूनतम नहीं बोल सकते हैं, आंशिक बोल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, लगाने पर, दर्शाने पर, तो यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त होता है, इस पर जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर में जाने लगते हैं तथा त्वरित होकर के विद्युत धारा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। विद्युत धारा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है भाई, तो इसमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम जाहिर सी बात है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे आकर्षित हो जाते हैं। वे कक्षा में गति न करके पृष्ठों में गति करते थे, जो कि नाभिक की प्रबल शक्ति होती है उसमें वहां पर सम्मिलित हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी जो ऊर्जा शक्ति होती है वह विभिन्नता पूर्वक बनी रहती है, अधिकतम पूर्वक क्या होती है, बनी रहती है। तो चालक के बेस पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म में देखें कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है। प्रायः सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। पृथ्वी भी विद्युत का चालक होता है। कोई भी पदार्थ निम्न दो परिस्थितियों में विद्युत का चालक हो सकता है। पहला, जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूसरा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाने लगते हैं तथा त्वरित होकर के विद्युत धारा का निर्माण करने लगते हैं। विद्युत धारा का क्या करने लगते हैं, निर्माण करने लगते हैं। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है। प्रायः सभी धातुएं विद्युत की चालक होती है। पृथ्वी भी विद्युत का चालक है। कोई भी पदार्थ निम्न दो परिस्थितियों में विद्युत का चालक हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है और जो विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर जाने लगते हैं तथा त्वरित होकर विद्युत धारा का निर्माण करने लगते हैं। सेकेंड चीज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई, जब किसी पदार्थ के संयोजकता बैंड,
जब किसी पदार्थ के संयोजकता बैंड, सेकेंड कंटेंट के रूप में देखते हैं, जब किसी पदार्थ के संयोजकता बैंड, भाई दो प्रकार के बैंड पढ़ते हैं, पहला चालन बैंड और दूसरा संयोजकता बैंड। तो संयोजकता बैंड की बात किया जाए भाई, यहां पर किसकी बात किया जाए, संयोजकता बैंड की बात किया जाए, ठीक है। तो जब किसी पदार्थ के संयोजकता बैंड और चालन बैंड, संयोजकता बैंड प्लस चालन बैंड, यहां से देखिए चालन बैंड, ठीक है। तो जब संयोजकता बैंड और चालन बैंड, जब संयोजकता बैंड और चालन बैंड, जब किसी पदार्थ के संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अति व्याप्त हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, जैसे कि ओवरफ्लो बोलते हैं ना, टंकी से पानी का ज्यादा हो जाना क्या होता है, हानिकारक होता है आप लोगों को भाई। अब पानी इधर उधर बहेगा भाई, ठीक है। जिस तरीके से ओवरफ्लो होता है, पानी का धारा अधिक व्याप्त होता है, उसी प्रकार यहां पर जब ये ओवर हो जाता है, मतलब ओवरलैप कहते हैं, अति व्याप्त मतलब जरूरत से ज्यादा, जरूरत से कम नहीं, जरूरत से ज्यादा पानी हो जाता है तो ओवरफ्लो होता है ना। टंकी में भाई आप लोगों का, आपका जो भी टंकी है सिंटैक्स का, वो भी 500 लीटर का है या 600 लीटर का है या 1000 लीटर का या 1500 लीटर का है, ठीक है। उससे ज्यादा हुआ मतलब वहां से ओवरफ्लो होगा ना। तो उसी प्रकार यहां पर ओवरलैप, जब किसी पदार्थ के संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से अति व्याप्त करते हैं, ओवरलैप करते हैं यहां से, तो उसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल, तो उसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, जो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के जो बीच की दुनिया वाला इंसान है, बीच में रहने वाला है, भाई मैं तेरा भी हूं, मैं तेरा भी हूं, भाई तेरा भी आधा, तेरा भी आधा, तेरा भी चाय पिएंगे, तेरा भी चाय पिएंगे, दोनों का हाफ चाय पिएंगे, ऐसा टाइप से इंसान है ये, ठीक है। जब किसी पदार्थ के संयोजकता बैंड और चालन बैंड, जब किसी पदार्थ के संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अति व्याप्त हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, तो उसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल अनुबंधित रहता है, उसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या रहता है, अनुबंधित रहता है। अतः विद्युत क्षेत्र लगाने पर, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल चार्ज, विद्युत आवेश एवं विभव, इस चीज को हम लोग पढ़े थे ना, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे हम लोग कूलाम के नियम वाले में, उसी से रिलेटेड यहां पर चीज को बोला जा रहा है। क्लियर कि जब विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, जब विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के, जब विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन क्या होकर के, उत्तेजित होकर के, भाई उत्तेजित होकर के संयोजकता बैंड से चालन बैंड की ओर विस्थापित, शिफ्ट होने लगते हैं। अगर आपको कोई चेयर पसंद नहीं है भाई, तो एक चेयर से दूसरे चेयर में लो ना, यहाँ शिफ्ट हो जा भाई, वहां पर जैसे आप बस पे बैठे हैं, वहां का सीट आपके पास अच्छा नहीं, तो वहां पर विस्थापित हो जाते हैं, शिफ्ट हो जा, या रूम को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपको पसंद है, कारणवश कुछ भी होता है, एज जुबिस, जो भी आपका मर्जी हो, उस हिसाब से आप लोग उसको शिफ्ट कर सकते हैं। उसी के बेस पे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के, एक्साइटेड होकर के, एक्साइटेड के अवस्था में, आप लोग जैसे किसी चीज को ललायित होते हैं, एक्साइटेड अवस्था में, अरे वाह चलो वहां चलते हैं, क्या बात है, ऐसे बोलते हैं ना, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित होकर के संयोजकता बैंड से चालन बैंड की ओर क्या होने लगते हैं, विस्थापित होने लगते हैं। फलस्वरूप वह पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, फलस्वरूप वह पदार्थ चालक की तरह क्या करने लगता है भाई, व्यवहार करने लगता है, फलस्वरूप वह चालक की तरह क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है, एक्साइटेड की अवस्था में जो भी। तो इस पदार्थ में संयोजकता बैंड और चालन बैंड से रिलेटेड जो आप लोगों को अति व्याप्त है, उसके चीज में हम लोग देखें। तो इस वीडियो को हम लोग यहां तक चालन बैंड और संयोजकता बैंड के अंतराल में रखते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो कंटेंट को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।